A very good evening to all of you. Today I am presenting here the topic of गिज्जू भाई. ओके इनका फुल नेम है गिरिजा शंकर भगवान जी बधेका. तो आज हम इनके बारे में जानेंगे कि इन्होंने एजुकेशन के लिए क्या कंट्रीब्यूशन दिया है. तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है कि गिज्जू भाई जो टॉपिक है वो बीएड में फर्स्ट पेपर में रखा गया है, जो कि कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में है, स्पेशली रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में. तो आप यहाँ पर जानेंगे कि इन्होंने एजुकेशन के लिए क्या कंट्रीब्यूशन दिया है. सोसाइटी में एजुकेशन को लेकर के गिज्जू भाई का नाम बहुत ज़्यादा अपर लेवल पर आता है, बट एक ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल पर आप इधर उधर नहीं पढ़ेंगे, बट आपको बीएड में फर्स्ट सेमेस्टर में ये काफ़ी ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा. ओके, तो इनको हम पढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इनका हम लाइफ स्केच स्टार्ट करते हैं. तो जो गिज्जू भाई हैं वो गुजरात में जन्म लिए हैं. इनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दिया हुआ है 15 नवंबर 1885 में इनका जन्म हुआ है और इनकी मृत्यु 23 जून 1939 में. ओके, तो ये सौराष्ट्र एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, वहाँ पर जन्म लिया है. चित्तल एक गांव था, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था. इन्होंने एजुकेशन को प्री प्राइमरी लेवल पर जो छोटे बच्चे हैं उनको लेकर के बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है. इन्होंने मॉन्टेसरी एजुकेशन मेथड को इंडिया में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया कि एक्चुअली मॉन्टेसरी एजुकेशन क्या है. मॉन्टेसरी मेथड है एक टीचिंग का, जो कि मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा दिया गया है. नेक्स्ट जो है गिज्जू भाई की बड़ी बड़ी मूछें थी, जैसा कि आप यहाँ पर इस पिक में देख रहे हैं. तो इसकी वजह से इनको मूछली माँ कहा जाता था. गुजराती लैंग्वेज में इनको मूछली माँ बोलते थे और हिंदी में इसको बोलेंगे मूछों वाली माँ. अब यहाँ पर देखिए कि एक माँ शब्द एक मेल पर्सन के लिए यूज़ किया जा रहा है. उसका रीज़न ये है बिकॉज़ जो गिज्जू भाई थे उनका जो एक्चुअली मन था वो बिल्कुल एक ममत्व से भरा हुआ था, वात्सल्य से परिपूर्ण था. तो वहाँ पर उनको हर बच्चा उनको माँ के तरह देखता था, तो इसलिए उनको मूंछों वाली माँ के रूप में कहा जाता है. बाय प्रोफेशन ये एक हाई कोर्ट के लॉयर थे, बट आफ्टर सम टाइम इन्होंने वकालत छोड़ दी क्योंकि इनको लगा कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम जो है वो प्रॉपर वे में सही नहीं चल रहा है. नेक्स्ट इन 1920 वधेका फाउंडेड द बाल मंदिर प्री प्राइमरी स्कूल. ये जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, गिज्जू भाई का कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं या स्टेबलाइजमेंट कह सकते हैं. तो गिज्जू भाई ने एक बाल मंदिर की स्थापना की थी, जिसको भी हम आगे भी पढ़ेंगे. तो गिज्जू भाई जाने किसके लिए जाते हैं? एजुकेशन रिफॉर्म्स, चिल्ड्रंस एजुकेशन, दक्षिण मूर्ति. दक्षिणा मूर्ति जो है इसी के अंतर्गत बाल मंदिर बनेगा, जो इन्होंने स्टेबलाइज़ किया हुआ है. एजुकेशन के बारे में ये बहुत ज़्यादा चीज़ें बताते हैं. तो ये एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, रिफॉर्मर भी हैं, एक समाज सुधारक. और इनकी अंततः मृत्यु हो जाती है 23 जून 1939 में, भावनगर गुजरात में, जब ये 53 साल के थे. नेक्स्ट, हिज एजुकेशन फिलॉसफी क्या है? गिज्जू भाई का मानना था कि यदि बच्चों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार किया जाए और सीखने के पर्याप्त सार्थक अवसर हो तो कोई भी बच्चा स्कूल आने से घृणा नहीं करेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल आप आज की एजुकेशन देखिए और पिछले टाइम की एजुकेशन है उसको भी आप देखिए. तब क्या सीन रहता है कि बहुत से बच्चे ऐसे रहते हैं जो स्कूल जाने से कतराते हैं. रीज़न क्या? प्रीवियस जो हमारी प्रणाली चलती चली आई है वहाँ पर बच्चों के साथ दुर्व्यवहार भी हुआ है और उनको देखा जाए तो एक प्रॉपर वे में एजुकेशन नहीं मिली है. जैसे कि आज हम बात करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, तो पहले ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं देखी जाती थी. तो इस वजह से बच्चे स्कूल जाने से कतराते थे. उनके साथ एक सम्मानपूर्वक व्यवहार की बात जो आज के एरा में हम करते हैं, वो पहले इस चीज़ को हम नहीं करते थे कि बच्चा है, छोटा है, वो बड़े की ही बात मानेगा. ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चलता है, बट आज के टाइम को देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. नेक्स्ट लाइन इनकी पढ़िए कि वास्तव में वे एक ऐसे स्थान पर होने के लिए उत्सुक होंगे जहाँ बहुत सारे बच्चे और एक वयस्क हो. मतलब क्या है कि एक ऐसा क्लास हो जहाँ बहुत से बच्चे हों और एक बड़ा हो, जिन्होंने उन्हें अपने आसपास की दुनिया का पता लगाने में मदद की हो. मतलब जो चल रहा है एक्चुअली आप उससे तो रूबरू कराइए. बच्चे को क्या है, उसकी सराउंडिंग से ही हम नहीं महसूस करवा पाते कि क्या है. तो ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि जो बच्चा है उसके आसपास की चीज़ों से आप इंट्रोड्यूस करवाइए,
तब ना वो जानेगा कि क्या है। नेचुरलिस्टिक वे में कहें कि एक प्रकृतिवादी या आदर्शवादी के रूप में आप बच्चे को प्रॉपर वे में एजुकेट करें, किससे? जो उसकी सराउंडिंग है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये बात कहूँगी कि आप किसी को एक्सप्लेन करने से बेहतर है कि आप खुद एग्जाम्पल बन जाएं। राइट, तो गिज्जू भाई का कहना यही है कि आप बच्चे के साथ बहुत रिस्पेक्टफुली बिहेव करिए, तब जा कर के आप उससे कुछ पा पाएंगे, उस बच्चे को भी सीखने में इंटरेस्ट आएगा। ओके, ये थी इनकी एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी। आगे हम पढ़ेंगे कि और क्या क्या चीज़ें इनकी फ़िलॉसफ़ी के अंतर्गत आती हैं। ये एक स्कूल ऐसा चाहते थे जिसे हम मंदिर कह सके। नेक्स्ट, उस मंदिर का जो देवता होगा वो वहाँ का बच्चा होगा, जो वो बच्चे को पढ़ाने की बात कर रहे हैं। चाइल्ड वर्शिप में इंटरेस्टेड हैं कि ये बात करते हैं कि बच्चे को हमें पूजना है। बच्चे को ही जब हम भगवान मान लेंगे तो सारी चीज़ें हम उसको ही देखते हुए करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं चाइल्ड केयर की, बच्चे की जितनी आप बेहतर तरीके से देखभाल कर पाइए। नेक्स्ट क्या है? टीचिंग द आर्ट ऑफ हैप्पी लाइफ, कि खुशहाल जीवन को जीने की जो कला है वो हम कैसे सीखेंगे। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, एक इस तरीके की समझदारी हो मनोवैज्ञानिक स्तर पर कि हम बच्चे की हर एक छोटी से बड़ी ज़रूरत को समझ सके और ओवरऑल हम उसके बारे में समझ सके कि बच्चा हमसे क्या चाहता है या बच्चा क्या करना चाहता है। राइट। नेक्स्ट क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट। अगर हम एजुकेशन में बात करें तो सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि हम किस एजुकेशन के थ्रू बच्चे को क्या क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जब हम संज्ञानात्मक विकास की या मानसिक स्तर की बात करते हैं तो इन दोनों डेवलपमेंट को गिज्जू भाई ने अपने एजुकेशन फिलॉसफी में इंक्लूड किया। नेक्स्ट देखिए, रोल ऑफ टीचर। अब यहाँ ये बात करते हैं कि एक टीचर कैसा होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिम, एक अध्यापक यदि कर्तव्य परायणता की भावना से परिपूर्ण हो, मतलब एक टीचर को खुद में अपनी ड्यूटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, तभी वह बच्चों की सेवा कर सकेगा। मतलब देखिए कि गिज्जू भाई बात करते हैं कि बच्चा क्या है? भगवान स्वरूप है। और जब उस टीचर में कर्तव्य, अपनी ड्यूटी का पता होगा तो वो उस भगवान को बेहतर तरीके से, अच्छी तरीके से उस बच्चे को समझ सकता है, प्लस पूछ सकता है, मतलब उसको लेकर के सारी चीज़ें बहुत बेहतर कर सकता है। इसके अलावा उसे बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए, जो छोटे बच्चों का मनोविज्ञान समझ सके और बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास कर सके। अब यहाँ पर देखिए क्या कहना चाह रहे हैं गिज्जू भाई, कि जो मनोवैज्ञानिक बच्चे का मनोविज्ञान जिस टीचर को पता होगा, मीन्स कि जब बच्चे छोटे होते हैं, बहुत छोटे स्तर के होते हैं, तो वो जिद भी करते हैं, वो पढ़ना नहीं चाह रहे हैं या कुछ और उनका करने का मन है। तो जब ये सारी चीज़ें होंगी तो उस चीज़ को हमें कैसे डील करना है। मनोविज्ञान हमें क्या सिखाता है कि जहाँ पर आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से, एक हायर स्तर से, मतलब हायर लेवल से आप जब उस चीज़ को समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, उस चीज़ को डील कैसे करेंगे, जब इस चीज़ का टीचर को ज्ञान होगा तभी तो वो बच्चे को समझ सकेगा। और जब वो बच्चे को समझेगा तभी तो वो उस बच्चे को बेहतर शिक्षा दे सकेगा। और शिक्षा का अर्थ ही यही है कि बच्चे के हर तरीके का विकास होना, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक स्तर हो या कोई सा भी स्तर हो। ठीक है, तो ये टीचर की बात करते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा ये बात करते हैं कि टीचर को अपनी ड्यूटी का खुद से पता होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीचिंग मेथड। अब यहाँ पर टीचिंग मेथड कौन कौन से इन्होंने लिए हैं। सबसे पहले इन्होंने रीडिंग मेथड की बात की है कि जिसमें हम पढ़ कर के बच्चों को पढ़ाते हैं, कि रीडिंग करवाते हैं, या कोई भी बुक है या छोटा सा कोई चैप्टर है उसको पढ़वाते हैं। नेक्स्ट, पोइट्री मेथड। आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको हम राइम्स लर्न करवाते हैं, पोइट्रीज़ बोलते हैं और बच्चे उसमें डांस भी करते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ भी करते हैं। ये जितने भी मेथड है और गिज्जू भैया की जो भी एजुकेशन है वो आप किस में पढ़ेंगे? प्री प्राइमरी लेवल पर, जो बहुत छोटे बच्चे,
पूर्व प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर हम इनको लेते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शन पद्धति क्या है, जब हम किसी चीज़ को दिखा करके, फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो छोटी सी क्लास है NC या KG की, वहाँ पर A फॉर एप्पल पढ़ाना है, तो या तो हम पोस्टर से भी दिखाते हैं, या तो आज के स्कूल्स की हम बात करें तो उसमें हम पपेट दिखाते हैं, या फिर कोई कैटलॉग दिखाते हैं, या पूरा का पूरा एक एप्पल का ही शोपीस दिखाते हैं। इस तरह से डिमॉन्स्ट्रेट करना। ओके, नेक्स्ट क्या है, इमिटेशन, मतलब हम किसी चीज़ को फॉलो करते हैं। जब हम किसी चीज़ को फॉलो करते हैं या किसी को देख कर सीखते हैं, इस तरीके की चीज़ें। सिमुलेशन मेथड, उद्दीपन, उद्दीपन का क्या है कि जब हम चीज़ों को या यूँ कहूँ कि यहाँ पर जब आप देखते हैं कि कोई चीज़ मैंने की और उस चीज़ को करने की हमको जिज्ञासा हुई, जैसे किसी और ने कोई चीज़ की तो उसको देख करके जब हम देखते हैं कि ये ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूँगा, तो इस तरीके की चीज़ें जब होती है तो ये सिमुलेशन मेथड होता है। खेल पद्धति, जब बच्चों को हम खेल के तरीके से सिखाते हैं। कैलीग्राफी, सुलेख, जब हम बच्चे को राइटिंग लिखने के लिए देते हैं और उससे सिखाते हैं। स्मरण पद्धति, जब हम बच्चे को मैंने कुछ लर्न करवाया और फिर उसके बाद मैंने उसी को पुनः दोहराया, इसको रिकॉल भी कहते हैं, या फिर बच्चे को याद है तो उससे मैंने उसको सुना। ओके, पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट मेथड क्या होगा, जब हम बच्चे को कुछ देते हैं, जैसे शाबाशी दी, जैसे किसी बच्चे ने कुछ काम किया और तो मैंने उसमें शाबाशी दी, और फिर उसके बाद मैंने क्या बात कर दी कि उस बच्चे ने अगर कोई काम गलत किया तो मैंने उसको कोई नेगेटिव कमेंट भी दिया। रीइंफोर्समेंट समझिए कि दो तरीके का होता है, जिसमें से एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है और एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है। पॉजिटिव, जब हम किसी बच्चे को शाबाशी देते हैं, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, जब हम किसी बच्चे को छोटी सी पनिशमेंट दे देते हैं। एक और भी चीज़ है, रीइंफोर्समेंट लाइफ लॉन्ग नहीं रहता, ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है, जिसमें हम तुरंत ही कुछ टाइम के लिए चीज़ें सीखते हैं या याद रखते हैं और फिर उसको भूल जाते हैं। ओके, तो गिज्जू भाई के अकॉर्डिंग इनकी जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें ये मेथड्स दिए गए हैं। इन मेथड्स के थ्रू गिज्जू भाई अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखिए इनका करिकुलम क्या है। गिज्जू भाई ने अनुभव किया कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली के पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, समय विभाजन इत्यादि में कृत्रिमता है, मतलब ये सब आर्टिफिशियल है। ये जितनी भी शिक्षा प्रणाली आज के टाइम की है ये बहुत ही आर्टिफिशियल है। इनमें चीज़ों की इम्प्योरिटी ज़्यादा है, प्योरिटी कम है। एक शिक्षा का जो वास्तविक अर्थ है उसको देखते हुए गिज्जू भाई कहते हैं कि इस शिक्षा में वो एक स्तर नहीं है जो शिक्षा का वास्तविक अर्थ है। वास्तविकता की क्या बात है, जब शिक्षा सब तरफ से परिपूर्ण हो, बच्चा शिक्षित ही ना हो करके उसमें मोरल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी नगण्य मात्र होता चला जा रहा है। तो इसमें ये बोलते हैं शिक्षा में जीवन की सहजता नहीं है। शिक्षा का मतलब है कि आप इजी कितने हैं, किसी चीज़ के लिए फ्लैक्सिबल कितने हैं, किसी चीज़ को एक्सेप्ट किस तरीके से करते हैं। अतः उन्होंने व्यक्तिक भिन्नताओं के आधार पर बालक के पाठ्यक्रम निर्धारण पर बल दिया। अब यहाँ पर पाठ्यक्रम के निर्धारण में व्यक्तिक भिन्नताएं मीन्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस किस तरह से लिए गए हैं। हर बच्चे का क्लास में एक सा इंटरेस्ट नहीं होता, हर बच्चे का टेस्ट एक जैसा नहीं होता। अगर किसी स्टूडेंट को हिंदी समझ में आती है तो किसी स्टूडेंट को इंग्लिश ज़्यादा बेहतर समझ में आती है। किसी बच्चे का लॉजिकल माइंड है तो किसी बच्चे का लॉजिकल माइंड नहीं है, उस चीज़ को वो साइंटिफिकली अच्छे से नहीं समझ सकता। जैसे कि आप देखते हैं कि आगे चल कर के बच्चों में एक डिवीज़न होना स्टार्ट हो जाता है, एक डिवाइडेशन, कि कुछ बच्चे आर्ट सेलेक्ट करते हैं तो कुछ साइंस सेलेक्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर चीज़ें बहुत अलग तरीके की है। पाठ्यक्रम का निर्धारण होगा किस तरह से, पाठ्यक्रम का निर्धारण होगा बच्चों की इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखते हुए, फिर उसमें वो हाँ, तो हम बात कर रहे थे इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। तो बच्चे का पाठ्यक्रम स्टार्ट होगा किससे, उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखते हुए ही हमें बनाना है।
नेक्स्ट, पाठ्यक्रम में इतिहास, कविता, चित्रकला व गणित आदि के शिक्षण पर बल देते हैं। अब यहाँ पर बल देना क्या हो जाता है, जब गिज्जू भाई जिस एजुकेशन को देख रहे थे उसमें बच्चों को हिस्ट्री की नॉलेज कम थी, वो पोइट्री फॉर्म को नहीं समझ पाते हैं, वो ड्राइंग या आर्ट को नहीं देख पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं, गणित की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत कम है, तो उन चीज़ों के शिक्षण पर वे अधिक बल देते हैं। फिर बात करते हैं, ये आध्यात्मिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने पर बल देते थे, ताकि बालक को जीवन में आध्यात्मिक सुख और उसका जीवन सार्थक हो जाए। तो यहाँ पर ये बात करते हैं आध्यात्मिक सुख की। जब आध्यात्म किसी भी पढ़ाई से जुड़ जाता है, किसी भी चीज़ से जुड़ जाता है, तो वो जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझा देता है, वो जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझा पाता है कि एक्चुअली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे कि पढ़ाई से हम धीरे धीरे अपनी एक जॉब, एक प्रोफेशन पाते हैं, प्रोफेशन ही हमारा अंतिम उद्देश्य नहीं है। इस तरह से काफ़ी सारे थिंकर्स ने जो है आध्यात्मिकता की बात बहुत पीक लेवल पर की है, जैसे गिज्जू भाई भी हमारे इंडियन थिंकर्स में ही आते हैं। तो इस तरह से इन्होंने पूरा करिकुलम दिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दिवा स्वप्न। इनका जो मास्टरपीस है, हिज मास्टरपीस, जो इनका राइटअप्स हैं, जो इनकी बुक्स हैं, उनमें बहुत ही इम्पोर्टेंस दी गई है, बहुत ही प्रसिद्ध है ये दिवा स्वप्न। तो इसमें इन्होंने बात की है बाल शिक्षा के जगत में गिज्जू भाई की एक अनुपम कृति है दिवा स्वप्न। इन्होंने इसमें छोटे बच्चों के बारे में ही बात की है। इस गुजराती किताब का पहला प्रकाशन सन 1931 में हुआ। 1931 में ये गुजराती लैंग्वेज में प्रिंट हुई। दिवा स्वप्न की चर्चा करते हुए गिज्जू भाई के एक समकालीन साथी और सहयोगी लेट श्री हरि भाई द्विवेदी ने लिखा है, दिवा स्वप्न प्रत्यक्ष दिव्य है। दिव्य की बात क्यों की है, इन्होंने एक छोटे छोटे बच्चे की एक एक चीज़ के बारे में बताया है कि छोटे बच्चों को कैसी ज़रूरतें होती है, वो क्या चाहते हैं, उनको किस तरीके से एजुकेट करना है, किस तरीके से उनको शिक्षा प्रोवाइड करनी है, वो किस तरह से अपने आप को डेवलप स्वयं कर सकते हैं। तो ये बातें इन्होंने इसमें दी हैं। जैसे कि और भी इसमें लिखा है, कला के प्राथमिक विद्यालय की समालोचना इस पुस्तक में प्राप्त हुई है। मतलब ड्राइंग को लेकर के ये बहुत ज़्यादा चीज़ें बताना चाह रहे हैं कि कैसे कैसे बच्चे अलग अलग तरीके से अलग अलग ड्राइंग्स को देखते हुए कैसे खुद को डेवलप कर सकते हैं। फिर उसी के साथ भविष्य की नई प्राथमिक पाठशाला की मनोहर एवं स्पष्ट रूप की सुंदर झांकी मिलती है। जो गिज्जू भाई का एक एजुकेशन को लेके ड्रीम था, दिवा स्वप्न में उन्होंने वो सब कुछ लिखा है। वो किस तरह का विद्यालय चाहते हैं, किस तरह के शिक्षक चाहते हैं, वो आज के समय में जो विद्यालय चाह रहे थे, उस सब का एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिवा स्वप्न में दिया हुआ है। इन सब ये इस टॉपिक का आपसे कभी शॉर्ट पूछा जा सकता है, इसके तहत ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, ये दक्षिण मूर्ति विद्यार्थी भवन की बात करते हैं। बालकों के महात्मा, ये गिज्जू भाई बहुत ज़्यादा फेमस हैं बच्चों के प्रति प्रेम के लिए, तो इनको महात्मा शब्द से संबोधित किया जा रहा है। गिज्जू भाई विद्यार्थी भवन एवं भवन के चर के रूप में 4 वर्ष तक कार्य करने के बाद सन 1920 में गिज्जू भाई ने दक्षिणामूर्ति छात्र भवन में एक बाल मंदिर की स्थापना की। तो यहाँ पर दक्षिणामूर्ति को आप ऐसे याद रखेंगे कि इसी में ही इन्होंने एक बाल मंदिर की स्थापना की थी। इस भवन में 2.5 साल की उम्र से लेकर 6 साल की उम्र के बच्चों को प्रवेश दिया जाता था। वे बालकों को ब्रह्म स्वरूप मानते थे। वे बाल मंदिर को एक मंदिर मानते थे। जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि वो बच्चों को भगवान स्वरूप मानते थे और स्कूल को मंदिर स्वरूप मानते थे, और बालों को, जो बच्चे हैं, उनको मंदिर का देवता। तो गिज्जू भाई कहते थे कि बालकों को देवता मानो, बाल देवो भवा। बाल देवो भवा करके एक छोटी सी टिप्पणी भी आपको लिखने के लिए आ सकती है, जिसे आप इजी वे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, बस यहीं तक गिज्जू भाई कंप्लीट होते हैं। और ये टॉपिक आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट है, और एक अच्छे एजुकेशनलिस्ट रहे हैं, इनका एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। सो टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच गाइस।
Please subscribe, like and share. Thank you very much. Okay, bye bye.